नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप क्लास 7 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होगा। इसमें पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश से संबंधित है, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। MCQ टाइप गद्यांश है। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व तो नहीं दिया जाता था, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी अब दुर्लभ हो गया है। यही कारण है कि जल का आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। अब केवल सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरों में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि पीने के साथ साथ सभी घरेलू कामों में जल भी उपयोग होता है। नगरों में सीवर की सफाई तथा उद्योगों के लिए भी जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कई दोष पाए जाते हैं। पानी को स्वच्छ करके यानी साफ करके मानवीय उपयोग के लायक बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया है? तो गद्यांश के आधार पर इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न है, जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? तो गद्यांश के आधार पर इसका सही आंसर है आर्थिक मूल्य। आर्थिक। फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है? तो इसका आंसर है गद्यांश के आधार पर सिंचाई के रूप में। सिंचाई। पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा गद्यांश के आधार पर स्वच्छ करके यानी साफ करके। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक मीन्स टाइटल। तो गद्यांश के आधार पर इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वह क्या होना चाहिए? जीवन की जरूरत जल। अगला प्रश्न अपठित काव्यांश से संबंधित है, जिसमें एक अपठित काव्यांश है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। MCQ टाइप काव्यांश है, फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुद्र है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चिर नील फलक। इस पर आधारित प्रश्न है, नीला आकाश किस पर झुका हुआ है? तो नीला आकाश भूतल यानी धरती पर, भूतल पर झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं? तो चांदी की जाली जैसी। चिर शब्द का अर्थ बताइए। तो चिर शब्द का अर्थ होगा हमेशा, यानी जो नीला आसमान है वो हमेशा से ही धरती पर, भूतल पर झुका हुआ है, हमेशा। अगला प्रश्न है, हरित रुधिर क्या है? हरित रुधिर यानी जो हरी भरी फसलें हैं उनका जो हरापन है वह ऐसा लग रहा है जैसे उनका हरा रुधिर हो। रुधिर मीन्स रक्त, खून। तो हरित रुधिर हरा रंग, हरा रक्त, रक्त यानी खून, हरा रक्त। हरित यानी हरा, रुधिर यानी रक्त। अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निर्मल शब्द का पर्यायवाची होगा शुद्ध। शुद्ध यानी सही, साफ, साफ सुथरा। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 मिठाई वाला कहानी से एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी आश्चर्य में पड़ गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? तो मुरली वाला, मुरली वाला बाबूजी यानी ग्राहक से कह रहा है। मुरली वाला अप्रतिभ हो उठा, इस पंक्ति का क्या आशय है? यानी मुरली वाला आश्चर्य में पड़ गया
कि इतनी सस्ते दाम पर बेचने पर भी, इतने सस्ते दामों में बेचने पर भी ग्राहक उससे ऐसा कहते हैं कि तू लूट रहा है, तो वो आश्चर्य में पड़ गया, अप्रतिभ हो गया। मुरली वाला ग्राहकों के बारे में क्या सोचता था कि ग्राहक हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना बेचे, दुकानदार चाहे कोई भी सामान कितने भी सस्ते दामों पर क्यों ना बेचे, लेकिन ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। मुरली वाले के अनुसार मुरली का असली दाम क्या था? 2 पैसा। लेखक तथा पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम मिठाई वाला कहानी, मिठाई वाला, और इसके मिठाई वाला कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपके बसंत भाग 2 से जो कविताएं हैं उनसे एक काव्यांश लिया गया जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यह काव्यांश आपकी कविता शाम एक किसान से लिया गया है जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रश्न है, अचानक कौन बोला? तो अचानक मोर बोला। अचानक कौन बोला? मोर। मोर ने शाम के समय को क्या आवाज़ दी? सुनते हो। किस मौसम की शाम का वर्णन है? तो शाम एक किसान कविता में सर्दी के मौसम की शाम का वर्णन किया गया है। चिलम औंधी होने से क्या तात्पर्य है? यानी चिलम को औंधा रखना, उल्टा करके रखना। कविता और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का नाम शाम एक किसान और कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला व्याकरण भाग से संबंधित प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सही तरीके से प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दें। क, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में किस प्रकार का विशेषण है? स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, कनक तीलियाँ, कटुक निवोरी। तो ये सभी स्वर्ण, लाल, कनक, कटुक, ये सभी कैसे विशेषण हैं? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, कौन सा समास है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है? भूखे प्यासे, अन्न जल, खट्टा मीठा, अमीर गरीब। तो इन सब में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न ग, संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का मिलान कीजिए। संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का मिलान करना है। तो संभ्रांत का मिलान किससे होगा? संभ्रांत महिला। चंचल नदियाँ। समतल आंगन। घना जंगल। इस तरह से मैचिंग हो जाएगी, मिलान हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के द्वंद्व समास रूप लिखिए। यानी द्वंद्व समास के तरह लिखना है, द्वंद्व समास बनाना है। राजा और रानी। तो राजा और रानी का क्या हो जाएगा? राजा रानी। छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी। भाव और भंगी। माँ और बाप, माँ बाप। तो द्वंद्व समास में किस तरह से लिखेंगे इनको? राजा रानी, छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप, और बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से द्वंद्व समास के रूप में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हैं? यानी जो अंडरलाइन हो गए हैं वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? चादर, गल्ले, पर्दा, मरियल, छोटा। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चादर, गल्ले, पर्दा, मरियल, छोटा। मरियल और छोटा तो देखा जाए तो विशेषण है, और चादर, गल्ले, पर्दा ये तीनों क्या हैं? संज्ञा हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो मरियल और छोटा तो क्या हुआ? विशेषण हुए, और पर्दा, गल्ले, चादर ये संज्ञा हुए। लेकिन जब इनके साथ सी, सा, सी, चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, यानी उपमा दी गई है, किसी का विशेषण बताया गया है कि कैसे चादर सा पड़ा है, गल्ले सा पड़ा है, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा। तो यहाँ पर आप इसमें विशेषण का चुनाव कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। इनसे वाक्य बनाने हैं। सिमटा, दहक मीन्स दहकना, जलना। सिमटा यानी सिमटना। तो इनसे वाक्य बनाने आपको। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए।
उन्मुक्त, उन्मुक्त मीन्स स्वतंत्र, आज़ाद। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे में बंद, पिंजरे में कैद। कनक, सोना, गोल्ड। तीलियाँ, तीली या जाली। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उल्लास, उल्लास मीन्स खुशी, प्रसन्नता। विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य। अगला प्रश्न है आना प्रत्यय से कोई 4 शब्द बनाइए। तो आना प्रत्यय से कोई 4 शब्द बनाने, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आना जैसे घबराना, चकराना, घुमाना, फिराना, इस तरह से कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं। वाला प्रत्यय से कोई 4 शब्द बनाइए, जैसे मिठाई वाला, तो दूध वाला, टोपी वाला, साइकिल वाला, गाड़ी वाला, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। तो विपत्ति का क्या हो जाएगा? विपत्ति का विपत्ति। बादल, बादल, बादल का बादल। मछली का मछली। शीत का शीत, इस तरह से कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा वर्ण अधिक बार आया है? तो बनत बहुत बहुरीत, इसमें ब वर्ण, ब अक्षर अधिक बार आया है। और जाल परे जल जात भय, इसमें ज अक्षर अधिक बार आया है और ऊपर वाले में ब अक्षर कई बार आया है। और इस तरह से इन दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार आप 9th और 10th क्लास में पढ़ेंगे। अगला है गल्ले सा शब्द का अर्थ बताइए। तो गल्ले का अर्थ होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर। तो गल्ले सा यानी ढेर सा, किसी चीज़ की ढेर की तरह। अगला जैसे अनाज का गल्ला यानी अनाज का ढेर। तो गल्ले सा यानी ढेर सा, ढेर जैसा। अगला 6ठा प्रश्न, जिसमें आपकी वसंत जो पुस्तक है, बसंत के पाठों पर आधारित प्रश्न है। 2-2 अंक के प्रश्न है। 5 प्रश्न। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहते हैं और आज़ाद रह कर के वो अपना जीवन ठीक से जी पाएंगे। पिंजरे में रहकर वह उतनी खुशी महसूस नहीं करते हैं जितना आज़ाद रह कर के उनको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उनके पैरों में आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, वो धागों से बंधी हुई थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वह भी आज़ाद होना चाहती थीं, इसलिए उनको अच्छी लगी। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तारी रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं, नदी का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, पेड़ की कड़वी निवौरी खाना चाहते हैं, आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं और पेड़ की पतली डाली पर झूला झूलना चाहते हैं। अगला है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखिए और पाठ के आधार पर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा पाठ में लेखक ने नदियों की, हिमालय की, पेड़ पौधों की, जंगलों की, समुद्र की, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की इत्यादि की प्रशंसा की है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि एक ही चीज़ से बच्चे बोर हो जाएंगे, एक ही चीज़ को बार बार कोई नहीं खरीदेगा। और कई महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि रोज़ रोज़ कोई नहीं खरीदेगा, ये काफ़ी दिन बाद आएगा या महीनों बाद आएगा तो बच्चे उससे सामान खरीद पाएंगे, रोज़ रोज़ कोई नहीं खरीदेगा। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? क्योंकि दोनों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी थी। जो मुरली वाला था वही पहले खिलौने लेकर के आया था, मिठाई लेके आया था, तो इंसान एक ही था, इसलिए उसको मुरली वाले के सुर से खिलौने वाले का याद आ गया। लेटर बक्स को सभी लालताऊ क्यों कर पुकारते थे? क्योंकि उसका रंग लाल था। लालताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? क्योंकि वह पढ़ा लिखा था, वह पत्रों को पढ़ सकता था, इसलिए बाकी पात्रों से भिन्न था। अगला है बाल महाभारत पर आधारित प्रश्न है। महाराज पांडु की कितनी रानियां थीं? 2, माद्री और कुंती।
दो रानियां थीं पांडवों की, माद्री और कुंती। भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि शिखंडी एक महिला थी। अम्बा जो थी, अम्बा जिसका भीष्म पिता ने अपहरण किया था और बलपूर्वक, और बाद में अम्बा ने तपस्या की और तपस्या के बल पर उसने शिखंडी का रूप धारण किया भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए। तो इसलिए भीष्म पितामह जी ने शिखंडी से युद्ध नहीं किया, क्योंकि वह एक महिला थी। उन्हें पता चल गया कि शिखंडी के रूप में अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने शिखंडी यानी अम्बा से युद्ध नहीं किया। शिखंडी यानी अम्बा से युद्ध नहीं किया भीष्म पितामह ने। अगला है, प्रथा किसकी पुत्री थी? तो प्रथा सूरसेन की पुत्री थी, राजा सूरसेन की पुत्री थी प्रथा, जिनका दूसरा नाम कुंती था। कुंती इसलिए नाम पड़ा क्योंकि कुंती भोज, राजा कुंती भोज ने प्रथा को गोद लिया था और गोद लेने के कारण प्रथा का नाम कुंती हो गया। तो प्रथा सूरसेन की पुत्री थी, जिसे कुंती के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की थी पांडवों ने? तो गुरु द्रोणाचार्य से। वारणावत में पांडवों के रहने का प्रबंध किसने किया? दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन की सहायता से दुर्योधन ने किया था, और दुर्योधन लाख का घर बनवा करके पांडवों को उसमें जलाना चाहता था, मारना चाहता था। अगला है 9वां प्रश्न, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें, यानी इनमें से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जो कि 5 अंक का है। मेरा प्रिय मित्र या मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली। अगला है, किसी एक विषय पर पत्र लिखें, जो कि 5 अंक का प्रश्न है। अवकाश के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्राचार्य को पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई हेतु पत्र लिखिए। दोस्तों, पत्र लेखन से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, और अनुच्छेद लेखन से भी संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।